नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिक्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 10। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस इज़ डैश टू द आयरन लॉस। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अगर होती है? जब आयरन लॉस यानी कि PI, आयरन लॉस इज इक्वल टू PCU यानी कॉपर लॉस। जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम अकर होती है। ओके, और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन लोडिंग की बात करें, ठीक है, फ्रैक्शन लोडिंग की बात करें तो जो PI होता है वो x² टाइम्स PCU होता है। ओके, यानी कि जितने भी, यानी अगर जैसे मैंने कहा कि 70% ऑफ लोडिंग है, 70% ऑफ लोडिंग है या 50% ऑफ लोडिंग है, तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर यानी कि जो आयरन लॉस होगा वो कॉपर लॉस का 2.25 टाइम्स होगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन लोडिंग के लिए केस होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, और ये होता है हमारा 100% लोडिंग पे। ओके, तो यहाँ पे भी x होता है, लेकिन 100% का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर व्हेन द कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विनबर्न टेस्ट इज कंट्रोल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखो, स्विनबर्न टेस्ट क्या होता है? स्विनबर्न टेस्ट बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है टेस्टिंग का मशीन की एफिशिएंसी पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे वो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं जो नो लोड पे इजीली ऑपरेट कर जाएं, नो लोड पे इजीली ऑपरेट कर जाएं। तो नो लोड पे इजीली कौन कौन सी मशीन ऑपरेट करती हैं? एक तो शंट मोटर और एक कंपाउंड मोटर। तो देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्विनबर्न टेस्ट किस में परफॉर्म किया जा सकता है, किस में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक होगा उसमें सीरीज़ मोटर। तो सीरीज़ मोटर नो लोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं करती है, तो सीरीज़ मोटर उसका राइट आंसर होगा। ओके, तो स्विनबर्न टेस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग से पता करते हैं नो लोड कंडीशन में। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो लोड। नो लोड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉपकिंसन टेस्ट इज कंडक्टेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? नो लोड, फुल लोड, हाफ लोड या फिर एनी ऑफ द एबव। यानी कि जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है इसको रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें दो मशीन को बैक टू बैक, ठीक है, या उसमें दो मशीन होती हैं, उसमें से एक को या तो मोटर, किसी को भी या तो मोटर या तो फिर जनरेटर, इनको मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कपल करते हैं। ठीक है, तो जो मोटर होता है वो जनरेटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देगा, और जनरेटर क्या करेगा? प्राइम मूवर के थ्रू इसको मैकेनिकल सप्लाई देगा। ओके, जो मोटर होगा, मोटर में आउटपुट क्या होता है? मैकेनिकल। तो इसके प्राइम मूवर को क्या दे देगा? ये मैकेनिकल। और जनरेटर क्या करेगा? जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये इलेक्ट्रिकल इसको देगा, यानी कि एक दूसरे को ये पावर देते हैं। तो ये रीजनरेटिव मेथड होता है, ये फुल लोड कंडीशन में होता है। ओके, तो ये फुल लोड कंडीशन में हमेशा हॉपकिंसन टेस्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुल लोड इज द राइट आंसर। द करंट ड्रॉन बाय द 230 वोल्ट DC मोटर ऑफ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5। तो देखो, आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया 0.5 एंड बैक EMF 200 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो, सीधे सीधे करंट की यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो DC मोटर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज वाला, V इज इक्वल टू E प्लस IA/RA। ठीक है, यानी कि V इज इक्वल टू E प्लस E क्या है? बैक EMF, और IA क्या है? आर्मेचर करंट, RA क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो सारी वैल्यूज़ रख देंगे जब यहाँ पे, तो 230 और बैक EMF यहाँ पे कितना है? 200 प्लस IA कितना है? IA हमें निकालना है 0.5। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो IA की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 60 एम्पियर यहाँ पे इसकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC मोटर? तो देखो, DC मोटर के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक फील्ड कंट्रोल और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, दो मेथड होते हैं। एक में क्या होता है? फील्ड कंट्रोल जो होता है उसमें हम लोग रेटेड से एबव यानी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। मिनिमम स्पीड इस पर कितनी प्राप्त होती है, रेटेड, यानी रेटेड वैल्यू, रेटेड से ऊपर ही होगी। और आर्मेचर रेजिस्टेंस में बिलो रेटेड, ओके। और एक होता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। तो यहाँ पे इसका पूरा माने इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the increase, what is the increase in torque expressed as percentage of the initial torque if current drawn by DC series motor is increased from 10 ampere to 100 ampere 11 ampere, ओके। तो देखो यहाँ पे सीरीज मोटर बोला है, तो हमें यूनिवर्सल टॉर्क की कंडीशन क्या पता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई आई, ठीक है। अगर शंट मशीन है तो ये जो फ्लक्स होगा वो शंट फ्लक्स होगा, अगर सीरीज मशीन है तो ये सीरीज फ्लक्स होगा। अब देखो सीरीज मोटर में क्या होता है, ये हमारा RSE यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो जो ये सीरीज जो फ्लक्स बनाएगा वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो सीरीज फ्लक्स बनेगा वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट IA। तो जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा IA स्क्वायर के। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल जो इंक्रीज होगा वो 21%, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज 21%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21%, क्योंकि 100 का स्क्वायर 121 आएगा, माइनस 100 डिवाइड बाई 100, तो 21% इज़ द राइट आंसर। ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज मोटर है, तो जो टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में आया है। द DC मोटर अंडर कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पावर। तो देखो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन DC मशीन से आए तो हमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो बैक EMF वाला, कि बैक EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K फाई N या ओमेगा N, जो भी हम यहाँ पे ले। और एक होता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई IA। बस यही दो फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अंडर द कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो जब टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे V इज इक्वल टू E प्लस IA RA। अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, अगर मैं आर्मेचर करंट को भी कांस्टेंट मान लूँ तो जो बैक EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बैक EMF क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा, T इंटू ओमेगा होता है। अब यहाँ पे पावर क्या होगा, E इंटू IA, ठीक है, E इंटू IA। और देखो बैक EMF जो होगा वो K फाई ओमेगा, ठीक है। अब E तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, हमने E को V यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि जो हमारा बैक EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। और फ्लक्स जो है मशीन का वो पहले से कांस्टेंट है, ठीक है, अगर शंट मशीन है तो। और अगर सीरीज मशीन है तो मैंने पहले बोला कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो हमारा ये है स्पीड, ये कांस्टेंट हो गई। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। फॉर द P पोल मशीन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री। तो देखो जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो साइनोसॉइडल फेज डिग्री होती है, और जो मैकेनिकल डिग्री होती है वो सीधे सीधे हमें एक्चुअल में जो एंगल हमारा मशीन रोटर मूव करेगा वो एक्चुअल मैकेनिकल डिग्री होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 पोल मशीन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 पोल मशीन की बात करता हूँ, ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टोटल एक बार में रोटेशन होगा, इसका एक बार में जो टोटल रोटेशन होगा मशीन का वो कितना होगा, 360 डिग्री मैकेनिकल। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा वो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि 2 बार ये पूरा रोटेशन हो जाएगा, 2 बार पूरा रोटेशन हो जाएगा। तो जो 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल जो होगा वो ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री मैकेनिकल।
या तो फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 720 इज इक्वल टू 4/2, 4 पोल मशीन है, ठीक है, माना कि P इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 पोल मशीन है इंटू 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पोल को लें P, ठीक है, नंबर ऑफ पोल को P ले लें, तो ये जो P/2 होगा वो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा मैकेनिकल, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या माना था थीटा इलेक्ट्रिकल, तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल है वो P/2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल यहाँ से आ जाएगा। ओके, या इसी को हम एक टर्म में और लिख सकते हैं ओमेगा इलेक्ट्रिकल, ये भी हमारा फॉर्मूला सही होता है, ओमेगा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 ओमेगा मैकेनिकल, ठीक है, ये भी फार्मूला हमारा एकदम सही होता है, चाहे तो ओमेगा लेके चले या तो फिर थीटा लेके चले। तो यहाँ से देख लेते हैं P/2, देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। द एयर गैप बिटवीन योक एंड आर्मेचर इज डीसी मशीन इज केप्ट वेरी स्मॉल। तो देखो एयर गैप वेरी स्मॉल रखने का क्या रीज़न होता है कि हम एयर गैप स्मॉल रख के हायर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो NI mmf डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, जितना ज़्यादा एयर गैप बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, तो अगर एयर गैप कम हुआ तो रिलक्टेंस भी कम होगा, तो उससे फ्लक्स को क्या होगा, बढ़ेगा, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू अचीव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए 4 पोल DC जनरेटर इज रनिंग एट 1500 एम्पियर। ओके, 1500 एम्पियर पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्पीड इसकी दे रखी है 1500 एम्पियर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट यानी देखो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या कौन सी करंट फ्लो होती है, AC, और वो कम्यूटेटर के थ्रू किस में बाहर आ जाती है, DC में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 F/P। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 इंटू F/P। P कितने हैं, 4, 1500 यहाँ रखेंगे वैल्यू, 120 इंटू F/4, 4 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से 50 हर्ट्ज ये सीधे वैल्यू निकल के चली जाएगी। तो वैसे भी अगर हम डायरेक्ट इसको हमें जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हमें सीधे पता ही चल जाएगा, 1500 एम्पियर 4 पोल मशीन पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके।